आज देखेंगे हम टाइप्स ऑफ टिलेज ही देखना है, मगर ये टिलेज जो है, ये जो टाइप्स हैं ये क्रीडा के अकॉर्डिंग है। क्रीडा के अकॉर्डिंग 3 टाइप से टिलेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, डीप, मीडियम और शैलो। कोई बता सकता है क्रीडा का फुल फॉर्म क्या है? अकॉर्डिंग टू क्रीडा, ये क्रीडा के अकॉर्डिंग है। क्रीडा का फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकते हो? Central Research Institute for Dryland Agriculture, एंड इट इज लोकेटेड इन Hyderabad. हैदराबाद। ठीक है, ये याद रहना चाहिए सबको। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये लोकेटेड है हैदराबाद में। इनके अकॉर्डिंग टिलेज को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है डीप टिलेज, दूसरा है मीडियम टिलेज, तीसरा है शैलो टिलेज। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है जनरली, इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि अगर हम डीप टिलेज करते हैं तो उसकी डेप्थ क्या होगी, कितने डेप्थ तक के हम डीप टिलेज करते हैं, या मीडियम टिलेज कर रहे हैं तो सॉइल को कितने जो सॉइल लैंड प्रिपेयर करेंगे हम, या सॉइल में किस तरीके से मैनिपुलेशन करेंगे, मिट्टी को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे या टर्न करेंगे, तो वो कितने सेंटीमीटर तक के करेंगे। तो डीप टिलेज जो होता है वो होता है 25 टू 30 सेंटीमीटर में। जनरली हम हैवी, क्योंकि थोड़े डीप में डीप लेवल तक के काम हो रहा है, इसलिए थोड़े हैवी इंप्लीमेंट्स का यूज करेंगे हम, जैसे कि मोल्ड बोर्ड प्लाऊ का यूज करते हैं इसमें जनरली। और क्योंकि डेप्थ ज्यादा है तो हमको ऐसे ही क्रॉप के लिए प्रिपेयर करना होगा ना उतने डेप्थ तक, जहां तक के ऐसे क्रॉप के लिए मतलब हम प्रिपेयर करेंगे जिनका रूट जो है डेप्थ तक जाता है। तो डीप रूटेड क्रॉप के लिए ही हम जनरली डीप टिलेज करते हैं। डीप रूटेड क्रॉप जैसे कि पिजन पी वगैरह हो गया, ठीक है, इसमें हम यूजुअली मोल्डबोर्ड प्लाउड का यूज करते हैं। दूसरा आता है मीडियम टिलेज। मीडियम टिलेज में हम सॉइल का मैनिपुलेशन जो है 15 से 20 सेंटीमीटर तक के करते हैं। ये जनरली मेज वगैरह के लिए करते हैं, इसमें हम यूजुअली डिस्क प्लाऊ वगैरह का यूज करते हैं। लास्ट आता है शेलो टिलेज। शेलो टिलेज में हम 5 टू 6 सेंटीमीटर तक की ही सॉइल को मैनिपुलेट करते हैं, और इसके लिए इसमें हम डिस्क हैरो का यूज करते हैं। ये कैटेगरी दे देगी और आपसे डेप्थ पूछा जाएगा कि कितने डेप्थ में डीप टिलेज किया जाता है, कितने डेप्थ में मीडियम टिलेज है, कितने डेप्थ में शैलो टिलेज। इस तरह के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से, सब टॉपिक से बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टिलेज सिस्टम। ये क्लियर हुआ सबको? मैम चलो प्लीज किस क्रॉप में करेंगे? शैलो टिलेज मैम पर्टिकुलरली किस क्रॉप में करेंगे? जैसे कि जिनका रूट ज्यादा डेप्थ तक के नहीं जाता, उस टाइप के क्रॉप के लिए हम जनरली शैलो टिलेज का यूज करेंगे। शैलो रूटेड क्रॉप्स के लिए, जितने भी शैलो रूटेड क्रॉप्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टिलेज सिस्टम। टिलेज सिस्टम जो है ये भी 3 टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ टिलेज। मतलब टिलेज को हम किस हद तक के कर रहे हैं, कितने बार कर रहे हैं, उसको हम इंटेंसिटी बोलेंगे। इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से 3 टाइप के टिलेज होते हैं, टिलेज सिस्टम होते हैं। पहला होता है इंटेंसिव टिलेज सिस्टम। इंटेंसिव टिलेज सिस्टम, इसमें क्या होता है, इससे अभी तक के क्वेश्चन नहीं देखा गया, बट इन जनरल कभी कभी डेफिनेशन देके पूछ देता है, इसलिए ये बस ऊपर से हम गो थ्रू कर रहे हैं। इंटेंसिव टिलेज क्या होता है? ये एक ऐसा टिलेज होता है जिसमें जो ग्रेन वगैरह के रेसिड्यूज होते हैं, जो क्रॉप के रेसिड्यूज होते हैं, वो हम सॉइल में रखते हैं। कितना? या तो 15% या 15% से कम। अगर हम प्लांट रेसिड्यू को फील्ड में रख रहे हैं, मतलब कम से कम
टिलेज जो है कर रहे हैं तो उसको हम इंटेंसिव टिलेज बोलेंगे और इसी को ही कन्वेंशनल टिलेज भी कहा जाता है। जब हम 15% या 15% से कम क्रॉप के रेसिड्यू को सॉइल में रखते हैं तो हम उसको इंटेंसिव टिलेज या कन्वेंशनल टिलेज सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद दूसरा आता है रिड्यूस्ड टिलेज। रिड्यूस्ड टिलेज मतलब ये ऐसा टिलेज जिसमें हम 15 से 30% ही सॉइल में प्लांट के रेसिड्यू को छोड़ेंगे और ये हम जनरली तब करते हैं जब जो लैंड है वो ज्यादा क्रिटिकल हो या सेंसिटिव हो इरोजन के लिए, उस कंडीशन में करते हैं तो उसको हम रिड्यूस्ड टिलेज बोलते हैं। इसमें 15 to 30% रेसिड्यू रखते हैं हम सॉइल में एज अ सॉइल कवर। ये जनरली इरोजन सेंसिटिव एरिया में करते हैं। थर्ड है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज में हम लगभग 30% मिनिमम लगभग 30% क्रॉप रेसिड्यूज को सॉइल में रहने देंगे और इसी को ही हम कंजर्वेशन टिलेज बोलेंगे। 30% क्रॉप रेसिड्यू है, जितना ज्यादा क्रॉप रेसिड्यू है मतलब इसका मतलब ये है कि टिलेज उतना ही कम किया जा रहा है। जितना कम रेसिड्यू अवेलेबल है सॉइल में उसका मतलब ये है कि उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी से या उतना ज्यादा बार सॉइल में टिलेज जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की टिलेज थी। इंटेंसिव टिलेज जिसमें 15% या 15 से कम परसेंट में क्रॉप रेसिड्यूज हम छोड़ते हैं सॉइल में और बाकी में टिलेज करते हैं, बाकी टिलेज करते हैं। और रिड्यूस टिलेज में 15 से 30% रेसिड्यू जो है सॉइल में प्रेजेंट है उतना ही टिलेज करेंगे। कंजर्वेशन में 30% मिनिमम 30% क्रॉप रेसिड्यू सॉइल में होना चाहिए। अब आते हैं हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज। मॉडर्न यहाँ तक के क्लियर है? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट हम आते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज में 2-3 टाइप के टिलेज आते हैं। इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया है, बट क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसको अलग अलग ही पढ़ा रही हूँ। कुछ कुछ बुक्स में मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर ही कन्वेंशनल डाला है, कन्वेंशनल के अंदर ही मिनिमम डाला है, बट हम इसको अलग अलग से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से दिया हुआ है क्योंकि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आप लोगों को क्या होता है, कौन सा टिलेज किस कंडीशन में हम किसको कौन सा टिलेज बोलेंगे और कौन सा टिलेज कहाँ डिस्कवर हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज में पहला आता है कन्वेंशनल टिलेज। कन्वेंशनल टिलेज क्या होता है, कोई बता सकते हो? कन्वेंशनल टिलेज ऐसा टिलेज होगा जिसमें हम प्राइमरी टिलेज भी करेंगे, मतलब प्रॉपर प्लोइंग वगैरह करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी टिलेज भी करेंगे, मतलब हैरोइंग कल्टीवेटर भी चलाएंगे, हैरोइंग भी करेंगे। मतलब कन्वेंशनल टिलेज में हम पूरा क्लीन कल्टीवेशन करते हैं। 2 तरीके से करते हैं क्लीन, या तो पूरा ही क्लीन कल्टीवेशन करते हैं या सॉइल में कुछ हद तक के मल्च जो हैं, मल्च मतलब प्लांट डेब्रीज, प्लांट की जो रेसिड्यूज हैं उसको एज अ प्लांट रहने देते हैं। इन जनरल क्लीन कल्टीवेशन करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है? सॉइल का कंपैक्शन कम होता है क्योंकि प्रॉपर टिलेज जो है हुआ है प्राइमरी इम्प्लीमेंट्स के थ्रू पहले हुआ, उसके बाद सेकेंडरी इम्प्लीमेंट्स के थ्रू हुआ। सॉइल में बाकी जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, कल्चरल ऑपरेशन है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने हैं तो वो इजीली मैनेजेबल हो जाता है क्योंकि हमने पूरा क्लीन कल्टीवेशन किया है। सॉइल एकदम फ्रेश है, खाली है, सॉइल के पार्टिकल्स एकदम प्रॉपर पल्वराइज हैं, छोटे छोटे टुकड़े में हैं। जितने भी क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगे वो इजी हो जाएंगे। प्लस क्योंकि
कोई किसी तरीके का कोई प्लांट वगैरह है नहीं वहां पे, तो उसमें डिजीज होने का या किसी पेस्ट वगैरह का भी चांसेस जो है रिड्यूस हो जाता है प्रॉपर टिलेज होने की वजह से। अगर एग लार्वा हुआ भी सॉइल में तो वो सन के एक्सपोजर में खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर टिलेज हुआ है वहां पर। तो ये सब इसके एडवांटेजेस थे। क्या क्या एडवांटेजेस थे? पहला कि जो भी हम क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करेंगे वो इजी होगा कन्वेंशनल टिलेज के केस में, क्योंकि हम क्लीन कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट डेब्रीज के ना होने की वजह से पेस्ट का जो चांस है पेस्ट अटैक का नेक्स्ट क्रॉप में वो कम होगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि हम पूरा ही क्लीन कल्टीवेशन वो करेंगे, इसमें प्रॉपर टिलेज हो रहा है, इसलिए इरोजन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसी तरीके से कोई क्रॉप नहीं है। इरोजन को कैसे रोका जा सकता है? अगर हम प्लांटिंग कर दें, प्लांट के रूट्स जो रहते हैं सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं। अगर सॉइल में किसी तरीके का कोई प्लांट नहीं है तो इजीली इरोजन होने के चांस हैं, और तब तो ज्यादा चांस है जब टिलेज जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में हुआ है। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशनल टिलेज में हम क्या कर रहे हैं? क्लीन कल्टीवेशन, प्राइमरी टिलेज कर रहे हैं, फिर सेकेंडरी टिलेज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। अगर हम ट्रैक्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट्स लगा करके टिलेज प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो फ्यूल जाएगा ज्यादा, टाइम जाएगा ज्यादा, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है बढ़ेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक तो एनर्जी कंज्यूम भी ज्यादा कर रहा है और कॉस्टली ऑपरेशन हो जाएगा कन्वेंशनल टिलेज। रैपिड डिकम्पोजिशन होगा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का, जितना टिलेज ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी, उतना ही ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ेगी और डिकम्पोजिशन जो है ऑर्गेनिक मैटर का वो ज्यादा हो जाएगा। तो कन्वेंशनल टिलेज जो है इसमें प्राइमरी टिलेज प्लस सेकेंडरी टिलेज दोनों ही किया जाता है। दो तरीके से करते हैं, या तो क्लीन कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। क्लीन कल्टीवेशन मतलब किसी तरीके की कोई भी प्लांट डेब्री सॉइल के सरफेस में नहीं रहेगी। दूसरा मल्च टिलेज भी कर सकते हैं, मतलब कुछ हद तक के हम प्लांट के रेसिड्यूज को ऑर्गेनिक मैटर बनने के लिए छोड़ सकते हैं सॉइल में। ये दो टाइप की थी। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हमने जस्ट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है मिनिमम टिलेज। मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर मिनिमम टिलेज, मिनिमम टिलेज के बारे में किसी को पता है कुछ? मैम पूरे फील्ड में टिलेज ना करके सिर्फ रो जोन में करते हैं। हाँ, वेरी गुड। मिनिमम टिलेज का देखिए, मिनिमम टिलेज का कंसेप्ट जो है ये स्टार्ट हुआ था 1974 में यूएसए से। क्या हुआ था 1974 में यूएसए में ऑयल का जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, अब ऑब्वियस है अगर हम इम्प्लीमेंट्स ट्रैक्टर माउंटेड इम्प्लीमेंट्स का यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर जितना चलेगा उतना ही ज्यादा ऑयल लगेगा। अब ऑयल की प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस ज्यादा प्राइस बढ़ने की वजह से या कॉस्ट ऑफ टिलेज बहुत हाई होने की वजह से ये कंसेप्ट जो है पहली बार यूएसए में लाया गया था 1974 में। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये तीन टाइप का करते हैं, बताती हूँ आगे। इसमें हम प्राइमरी टिलेज करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी टिलेज हम रो जोन में ही करते हैं, पूरे फील्ड में ना करके सिर्फ एक लिमिट एरिया में ही करते हैं। जितने की हमको जरूरत है, जितने की हमको बेसिक रिक्वायरमेंट है क्रॉप को ग्रो करने की, उतना ही लैंड को प्रिपेयर करेंगे जिसमें हमारा एक प्रॉपर गुड सीड बेड बन जाए, प्रॉपर जर्मिनेशन हो, प्रॉपर क्रॉप स्टैंड कर पाए या क्रॉप के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है मिल पाए। ठीक, जैसे कि ये तीन टाइप के होते हैं। पहला है रो जोन टिलेज। रो जोन टिलेज में क्या होता है, सपोज ये आपकी फील्ड है, अगर हम लाइन सोइंग कर रहे हैं इस तरीके से, तो जो रोज हैं सिर्फ ये रो, इनमें ही हम टिलेज करेंगे।
पूरे फील्ड में नहीं करेंगे। हमने पहले प्राइमरी टिलेज किया एमबी प्लाउ के थ्रू, उसके बाद सेकेंडरी टिलेज जो है, जैसे कि डिस्क चला रहे हैं या हेरो चला रहे हैं, वो पूरे फील्ड में ना करके हम सिर्फ और सिर्फ इन रो जोन में करेंगे, तो इसको हम रो जोन टिलेज बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी टिलेज हम करेंगे कंप्लीट। प्राइमरी टिलेज जनरली एमबी प्लाऊ वगैरह के थ्रू करते हैं, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ के थ्रू। और फिर जो सेकेंडरी टिलेज होगा वो पूरे फील्ड में ना करके रिस्ट्रिक्टेड रहेगा सिर्फ रो जोन तक के, सिर्फ रो जोन में ही करेंगे। सेकेंडरी टिलेज इज डन इन रो जोन ओनली। इतना इतना ही करना है हमको, जिसमें हमारा सीड प्रॉपर डेप्थ तक के पहुंच जाए, प्रॉपर प्लेसिंग हो जाए उसकी, और रैपिड जर्मिनेशन हो सीड का। सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन में हम डिस्क का यूज कर सकते हैं या हेरो का यूज कर सकते हैं। ये था रो जोन टिलेज। दूसरा है प्लाउ प्लांट टिलेज। इसमें भी सेम चीज ही करते हैं, बस अंतर इतना होता है कि इसमें प्लाउ प्लांट टिलेज इसलिए कहा गया है क्योंकि सॉइल को हम प्रॉपर प्लोइंग करने के बाद, जुताई करने के बाद एक स्पेशल प्लांटर का यूज करते हैं फील्ड में, जो कि सिर्फ रो जोन को पल्वराइज करता है, सिर्फ रो जोन के मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बारीक करता है, और फिर मतलब इतना पल्वराइज कर देगा कि हम वहां पे सीड का जर्मिनेशन या सीड की सोइंग जो है इजीली कर सकते हैं। इसमें हम स्पेशल प्लांटर का यूज करते हैं, यही डिफरेंस है, बाकी इसमें भी काम सिर्फ रो जोन पे ही होता है। स्पेशल प्लांटर इज यूज्ड and in one run over the field। इसमें जो रो जोन रहेगा उसको प्रॉपर पल्वराइज करेंगे और सीड की सोइंग करेंगे। थर्ड आता है व्हील ट्रैक प्लांटिंग। इसमें भी प्लाउइंग करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम प्लाउइंग करते हैं, जैसे जुताई करते हैं वैसे ही करेंगे, बस उसके बाद हम ट्रैक्टर का यूज करेंगे सोइंग के लिए। इसमें जो ट्रैक्टर के चक्के होंगे, जो व्हील्स होगा, वो रो जोन को पल्वराइज करेगा और फिर हम उसमें सोइंग करेंगे। इसलिए इसको व्हील ट्रैक प्लांटिंग बोला है। व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर पल्वराइज द रो जोन। ये कब करना है? एक बार प्लविंग कर देंगे पहले, उसके बाद प्लोइंग इज डन एज यूजुअल, उसके बाद ट्रैक्टर का यूज करते हैं सोइंग के लिए। मैम ट्रैक्टर के व्हील कैसे, मतलब यहाँ पे पोलराइजेशन करें? क्या? हम ट्रैक्टर की व्हील कैसे पोलराइज करेंगे रोज हमको? उसमें व्हील्स अटैच होते हैं, मैं इम्प्लीमेंट्स दिखाऊंगी लास्ट में तो समझ में आएगा। ठीक है, अब बताइए मिनिमम टिलेज के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। मैम इरोजन लॉसेस कम होंगे। हाँ, मैं एक मिनट दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें जो ये व्हील्स लगे हैं ना, ये रो जोन पे काम करते हैं और सिर्फ रो जोन को पल्वराइज करते हैं।
एडवांटेजेस इसके क्या क्या हो सकते हैं? मैम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को रिड्यूस करेगा, सोइल इरोजन को भी रिड्यूस करेगा। सॉइल की कंडीशन को इम्प्रूव करेगा क्योंकि प्रॉपर डिकम्पोजिशन होगा प्लांट रेसिड्यूज का, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन बढ़ेगा सॉइल का, रूट ग्रोथ इजीली होगा क्योंकि अगर हार्ड पैन नहीं है तो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा प्लांट के प्लीम्यूल को ऊपर आने के लिए, है ना। सरफेस रन ऑफ जो है रेन वाटर का वो कम हो जाएगा क्योंकि हार्ड पैन होने की वजह से क्या होता है, अगर बारिश वगैरह हुई या इरिगेट हम कर रहे हैं सॉइल को, तो हार्ड पैन होने की वजह से वाटर जो है सॉइल में अंदर मूव ही नहीं कर पाता, तो रन ऑफ के चांसेस मतलब वाटर जो है मूव कर जाता है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर टिलेज कर देते हैं तो इनफिल्ट्रेशन जो है, जो वाटर की एंट्री होगी या फ्लो जो होगा वो रेट बढ़ जाएगा सॉइल में, क्रॉप प्रॉपरली स्टैंड कर पाएगा, रूट्स को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा ग्रोथ के लिए या स्प्रेड होने के लिए क्योंकि सॉइल में कंपैक्शन जो है कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? क्योंकि हम मिनिमम टिलेज कर रहे हैं, सिर्फ उतने ही जगह पे टिलेज कर रहे हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो सीड जर्मिनेशन का जो परसेंटेज है वो हमको कम देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि प्रॉपर जर्मिनेशन जो है ना हो, ठीक है। उसके बाद मिनिमम टिलेज के केस में क्या होता है, हमको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो है वो सप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो डिकम्पोजिशन रेट है ऑर्गेनिक मैटर का वो स्लो हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन अगर सॉइल में स्लो हो जाएगा तो नाइट्रोजन की सप्लाई जो है या अवेलेबिलिटी जो है सॉइल में कम रहेगी। इसलिए अगर हम प्रॉपर टिलेज नहीं किए, कम टिलेज किए हैं और क्रॉप की सोइंग कर दी है तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो है ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सोइंग ऑपरेशंस जो है डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर हम पूरे प्रॉपरली टिलेज पूरे एरिया में नहीं किए हैं क्योंकि मिनिमम टिलेज में हम कम से कम टिलेज कर रहे हैं, प्लस पूरे लैंड में हमने टिलेज नहीं किया है तो बाकी जगह में वीड्स जो है ग्रो करेंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमको कंटिन्यूअसली हर्बिसाइड्स का यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ेगा सॉइल में, ठीक है। तो ये सारे मिनिमम टिलेज की डिसएडवांटेजेस थे। इसके बाद आता है जीरो टिलेज। अच्छा, फादर ऑफ मिनिमम टिलेज किसी को पता है, नाम कौन है फादर ऑफ मिनिमम टिलेज? फादर ऑफ मिनिमम टिलेज नाम लिख लीजिए, FH फेकनर। इसके बाद आते हैं जीरो टिलेज में। जीरो टिलेज बताइए किसको बोलते हैं? हम टिलेज नहीं करते इसमें। या हम ये कह सकते हैं कि एकदम एक्सट्रीम फॉर्म है ये मिनिमम टिलेज का। मिनिमम टिलेज में हम सिर्फ रूट जोन पे काम कर रहे थे, जीरो टिलेज में और भी एक्सट्रीम लेवल हो जाता है। इसमें सिर्फ हम कहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे हमको सीड सोइंग करनी है ना, सिर्फ उस एरिया को, उस पोर्शन को सॉइल का हम डिस्टर्ब करते हैं। और वहां के जहाँ पे हमको सोइंग करनी है, जैसे कि सपोज ये फील्ड है, ये रो है, तो जहां जहां पे हमको, जैसे इस जगह पे हमको प्लांटिंग करनी है, तो सिर्फ इतने ही जगह के सॉइल को हम ब्रेक करेंगे, टर्न करेंगे और यहाँ पर सीड को जो है प्लेस करते जाएंगे। ये एक्सट्रीम, इसको हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम फॉर्म होता है मिनिमम टिलेज का, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज। इसमें क्या होता है, प्राइमरी टिलेज बिल्कुल भी नहीं किया जाता, प्राइमरी टिलेज को कंप्लीट अवॉइड करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी टिलेज रहता है उसको सीड बेड प्रिपरेशन या मेन जहाँ पे हम सीड सोइंग करते हैं वहां तक ही करते हैं। इसको नो टिल भी बोलते हैं, जीरो टिलेज को ही नो टिल भी बोलते हैं। इसको पहली बार अडॉप्ट किया गया था 1950 में इन USA।
इसमें प्राइमरी टिलेज बिल्कुल भी नहीं करते, प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड। इसको नो टिलेज या नो टिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रॉप जो है अनप्रिपेयर्ड सॉइल में हम सोइंग करते हैं क्रॉप की। कहाँ पे करेंगे? सिर्फ उतने ही पोर्शन में करेंगे जितने पोर्शन में हमको सीड की सोइंग करनी है, बस उतने ही पोर्शन को हम रिमूव करते हैं सॉइल का और सीड की प्लेसमेंट करते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें क्योंकि हम टिलेज प्रॉपर सॉइल में नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको वीड्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल का ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर टिलेज नहीं कर रहे हैं तो हम लैंड को वीड फ्री करने के लिए क्या करेंगे? नॉन सेलेक्टिव हेर्बिसाइड्स का यूज करेंगे, जैसे कि पैराक्वाट हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया, ये हम वीड साइंस में पढ़ेंगे प्रॉपरली। तो इसको हम जीरो टिलेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बेसिक स्टेप रहेगा? हम एक छोटा सा नैरो स्ट्रैप क्रॉप जो रो है इसमें जहां पे हमको सीड इंसर्शन करना है, सिर्फ इतने पोर्शन को क्लीन करेंगे और वीड्स वगैरह है तो वहां पे क्लीन करके फिर सॉइल को थोड़े डेप्थ तक के गड्ढा करके फिर सीड को प्लेस करके कवर कर देंगे। ठीक, जीरो टिलेज ये वर्ड किन्होंने दिया था? जैथरो टू। जेथरो टूल, गुड, ये पता होना ही चाहिए। दूसरी चीज, फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है? फादर ऑफ जीरो टिलेज ये भी याद रहना चाहिए आपको, जीबी, जीबी ट्रिपलेट। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी लेज नहीं हो रहा है, सीड जर्मिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, सीड जर्मिनेशन का जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है। इसके बाद लास्ट आता है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम सॉइल को कंजर्व करते हैं। ठीक है, किसके अगेंस्ट? इरोजन ना हो, अगर बहुत ज्यादा इरोजन हो रहा है ऐसे एरिया में हम जनरली कंजर्वेशन टिलेज करते हैं, इरोजन से बचाने के लिए, इवापोरेशन लॉसेस अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उनको बचाने के लिए। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं? क्रॉप लगाते हैं, मेनली लेग्यूमिनस क्रॉप वगैरह लगाते हैं, उनको जड़ के सहित ही अपरूट कर देते हैं, पूरा उखाड़ देते हैं और फिर फील्ड में ही छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? मॉइस्चर जो है प्रॉपर मेंटेन रहता है, इवापोरेशन लॉसेस कम होते हैं क्योंकि प्लांट रेसिड्यूज जो हैं सॉइल के सरफेस पे हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है? आपका जो इरोजन है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो कंजर्वेशन टिलेज में क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सॉइल इरोजन से कंजर्व करना है। ठीक, ये डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लेग्यूमिनस क्रॉप को यूजुअली ग्रो करते हैं, अपरूट करते हैं और फिर वापस प्लेस कर देते हैं सॉइल में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंजर्व सॉइल इरोजन and to reduce evaporational losses। इससे क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर जो है मेंटेन रहता है सॉइल में। इससे क्या क्या एडवांटेजेस है? एक तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, प्लस बहुत ही कम टिलेज ऑपरेशन होगा तो सॉइल कॉम्पैक्शन जो है बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। फिर सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन होगा क्योंकि हाई इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, हम प्लांट्स वगैरह को रख रहे हैं वहां पे, ऑर्गेनिक मैटर जो है बढ़ेगा। अ, अगर हम टिलेज करते प्रॉपर तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है बढ़ जाता, लेकिन
क्योंकि हम बहुत ज्यादा टिलेज प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, तो एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज में हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है कम रहेगा, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है बढ़ेगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हमको कंप्लीट डिपेंडेंस हो जाएगा केमिकल्स के ऊपर वीड कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम किसी तरीके का वीडर वगैरह यूज कर नहीं रहे हैं, टिलेज को इम्प्लीमेंट यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो हमको कंप्लीटली डिपेंडेंस होना पड़ेगा केमिकल्स के ऊपर। प्लस स्पेशल इक्विपमेंट्स का यूज करना पड़ेगा सीडिंग करने के लिए, क्योंकि हम टिलेज कर नहीं रहे हैं सॉइल में, ठीक है। और अगर हम क्रॉप रेसिड्यूज को रखते हैं तो हो सकता है कि बाकी अगर हम कोई कल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि क्रॉप रेसिड्यूज सॉइल में है, क्लीन कल्टीवेशन हुआ नहीं है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस थे। अब लास्ट इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। टिलेज इम्प्लीमेंट्स, पहला लिखेंगे प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स। प्राइमरी टिलेज मेरे ख्याल से कल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। प्राइमरी टिलेज हम किसको बोलते हैं? जो हम सोइंग के पहले करेंगे या सोइंग के टाइम करते हैं। और ये टिलेज क्या होता है? जब हम हैवी इम्प्लीमेंट्स का यूज करके मिट्टी को ब्रेक करते हैं, टर्न करते हैं, ओपन करते हैं और टर्न करते हैं, ठीक है। मतलब मेन जो लैंड प्रिपरेशन का जो बेसिक वर्क रहता है उसको जब हम करते हैं तो उसी को ही हम प्राइमरी टिलेज कहते हैं। इसके बाद जो सीड बेड प्रिपरेशन वगैरह करते हैं हम, या वीडिंग वगैरह जो करते हैं वीडर के थ्रू, वो सब सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स में आएंगे, ठीक है। प्राइमरी टिलेज के बाद ही हम सेकेंडरी टिलेज करते हैं, ठीक है। मतलब बेसिक लैंड प्रिपरेशन का जो काम है वो पहले प्राइमरी टिलेज के थ्रू ही होता है। सीधे अगर सॉइल में हार्ड पैन है तो हम पाटा नहीं चला सकते, पहले हमको जो हार्ड पैन बना हुआ है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स जैसे कि प्लैंकर, रोलर वगैरह का यूज करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स में कौन कौन से? वुडन प्लाऊ आते हैं, जैसे कि ड्राई लैंड प्लाऊ, ड्राई लैंड प्लाऊ आएगा। ये ब्लैक सॉइल प्लाऊ होता है एक, जो कि सिर्फ जो ब्लैक सॉइल में यूज करने के लिए प्लाऊ बना होता है, उससे छोटा होता है। ये लगभग 0.15 या 0.25 हेक्टेयर ही कवर कर पाता है एक दिन में। ड्राई लैंड प्लाऊ, फिर वेटलैंड प्लाऊ, ये दोनों जो हैं वुडन प्लाऊ के एग्जाम्पल्स हैं। वुडन प्लाऊ मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी प्लाऊ हैं वो आपके प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स में आएंगे, ठीक है। ये इनको वुडन प्लाऊ या इंडिजिनस प्लाऊ या कंट्री प्लाऊ भी कहा जाता है। जो वेटलैंड प्लाऊ है ये सबसे छोटा वुडन प्लाऊ में आता है, सबसे स्मॉलेस्ट वुडन प्लाऊ में आएगा। ये लगभग 0.10 हेक्टेयर एरिया ही कवर कर पाता है एक दिन में। इसके बाद ये सारे एग्जांपल थे वुडन प्लाऊ के। इसके बाद आता है आपका प्राइमरी टिलेज में ही सॉइल टर्निंग प्लाऊ। ये जो रहते हैं, जैसे कि पहला है ट्रैक्टर ड्रॉन एमबी प्लाऊ। मैं ये बताने के बाद फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी। ट्रैक्टर ड्रॉन एमबी प्लाऊ, ये जो प्लाऊ रहता है ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक के जो सॉइल को ब्रेक करता है, हार्ड पैन को ब्रेक करके मिट्टी को पलटने का काम करता है। बहुत सारी बॉडी रहती है इसकी, जैसे कि फ्रॉग, विंग, शेयर, लैंडस्लाइड, हैंडल। दूसरा सॉइल टर्निंग प्लाऊ में आता है विक्ट्री प्लाऊ। ये एनिमल ड्रॉन एमबी प्लाऊ है, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्क प्लाऊ। ये भी वन ऑफ द सॉइल टर्निंग प्लाऊ है। इसका जो डायमीटर रहता है, इसका जो डिस्क का डायमीटर रहता है वो 35 से 50 सेंटीमीटर तक के रहता है। ये हम ऐसे एरिया में यूज करते हैं जहां पर पत्थर ना हो, स्टोन फ्री सॉइल में यूज करेंगे। डीप प्लोइंग करना है अगर हमको किसी एरिया में तो हम डिस्क प्लाऊ का यूज करते हैं।
और जैसे कि वीड्स हैं जो बहुत डीप रूटेड होते हैं, उनको भी अपरूट करने के लिए हम डिस्क प्लाऊ का ही यूज करते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल प्लाऊ आते हैं, जैसे कि इसमें आता है पहला सबसॉइलर। ये सब मैं प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स लिखा रही हूँ। सबसॉइलर, सबसॉइलर क्या करता है, जो हार्ड पैन होता है सॉइल का, उसको ब्रेक करने का काम करता है। ये जो है लगभग 50 सेंटीमीटर तक के सबसॉइल, मतलब 50 सेंटीमीटर तक के हार्ड पैन को ब्रेक करता है। हाँ, लेकिन इन्वर्ट नहीं करता, सॉइल को पलटता नहीं है, टॉप सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करता, इन्वर्ट किए बिना ही बस ये ब्रेक करता है हार्ड पैन को। ब्रेक हार्ड पैन विदाउट इन्वर्शन या बिना डिस्टर्ब किए टॉप सॉइल को। इसके बाद आता है चीजल प्लाऊ। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीजल प्लाऊ जो है ये वैसे तो ये हार्ड पैन को ही ब्रेक करने के काम आता है, लेकिन ये कितने डेप्थ तक के काम करता है। तो कुछ कुछ बुक्स में मेंशन्ड है कि ये 30 टू 70 सेंटीमीटर तक के काम करता है, लेकिन एक्चुअल में 30 टू 40 सेंटीमीटर तक के काम करता है। तो ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, 30 टू 40 सेंटीमीटर दिया है तो वो करेक्ट आंसर होगा, और अगर 30 टू 40 ना दे करके 60 टू 70 सेंटीमीटर दिया है तो वो आप टिक करेंगे। ठीक है, इन जनरल 30 टू 40 दिया हुआ है, और कुछ कुछ बुक्स में 60 टू 70 सेंटीमीटर तक के दिया हुआ है, ज्यादा अप्रोप्रिएट 30 टू 40 सेंटीमीटर वाला है। इसके बाद प्राइमरी टिलेज में आता है बेसिन लिस्टर। बेसिन लिस्टर क्या करता है, बेसिन बनाने का काम करता है। बेसिन हम कब करते हैं, जब हमको रन ऑफ लॉसेस को कम करना रहता है। ये रन ऑफ को कम करता है और बेसिन फॉर्म करता है। इसके बाद आता है रिज प्लाऊ। रिज प्लाऊ अर्थिंग अप करने के लिए यूज किया जाता है, और रिज और फरो बनाने के लिए। अर्थिंग अप मिट्टी चढ़ाते हैं, जैसे कि हम ग्राउंडनट के क्रॉप में मिट्टी वगैरह चढ़ाने के लिए काम आता है, और रिज और फरो का फॉर्मेशन करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। लास्ट आता है मोल प्लाऊ। मोल प्लाऊ ये यूज किया जाता है ड्रेनेज के लिए। ड्रेनेज मतलब जब फील्ड में एक्सेस वाटर है, हमको उस एक्सेस वाटर को रिमूव करना है, तो उसको हम ड्रेनेज बोलेंगे। ड्रेन करने के लिए हम मोल प्लाऊ का यूज करते हैं। एक और आता है प्राइमरी टिलेज में रोटरी प्लाऊ। ये जनरली लाइट सॉइल में करते हैं, ये सुटेबल होता है लाइट सॉइल के लिए, और ये लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर तक के ही सॉइल को पल्वराइज करता है। सुटेबल फॉर लाइट सॉइल, और ये कट और पल्वराइज करता है सॉइल को अप टू 12 टू 15 सेंटीमीटर। तो ये लिस्ट जो थी अभी तक के हमने देखा, ये सारे प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स थे। ठीक, इसके बाद देखते हैं सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स। सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स में मोस्टली अब क्या आता है, कल्टीवेटर, हैरोवर, ये सब आता है। कल्टीवेटर, हैरोज, ये सब आएंगे। पहला स्टार वीडर, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका ये वीडर जो है वीडिंग करने के लिए यूज किया जाता है, वीड्स को रिमूव करने के लिए, और इसका शेप जो रहता है वो स्टार शेप का होता है। वीडिंग के लिए यूज किया जाता है, और हम इसके थ्रू जो फर्टिलाइजर है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सॉइल में, अगर हम लाइन सोइंग कर रहे हैं तो। जनरली लाइन सोइंग के केस में हम इसका यूज करते हैं इन लाइन सोइंग। जनरली लो लैंड राइस में हम इसका यूज करते हैं स्टार वीडर का। दूसरा पेग टाइप वीडर। पेग टाइप वीडर ये वीडिंग के लिए काम आता है, किसमें, स्पेसिफिकली ग्राउंडनट में,
और क्ले लोम सॉइल में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मैम ग्राउंड पे तो स्टार भी यूज करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन स्टार वीडर एकदम अगर स्पेसिफिकली बात, हाँ ग्राउंडनट स्टार वीडर के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें ग्राउंडनट का भी यूज कर सकते हैं, ग्राउंडनट या फॉक्सटेल मिलेट के लिए भी यूज करते हैं, और इसको ड्राई लैंड कंडीशन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्वीप कल्टीवेटर। ये ब्रेक करता है सॉइल की सरफेस को, प्लस ये स्टबल मल्च फार्मिंग के काम आता है। स्टबल मल्च फार्मिंग जब हम करते हैं, और ये ग्राउंडनट की हार्वेस्टिंग में भी हम इसका यूज करते हैं। ग्राउंडनट हार्वेस्टिंग। एक और होता है जापानीज रोटरी वीडर। जापानीज रोटरी वीडर, इसमें मेनली हम ये यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए लाइन सोइंग कंडीशन में। ये सारे वीडर्स थे वीड्स को रिमूव करने के लिए। उसके बाद कुछ ट्रैक्टर ड्रॉन कल्टीवेटर भी आते हैं सेकेंडरी इम्प्लीमेंट्स में। ट्रैक्टर ड्रॉन कल्टीवेटर्स, ये कल्टीवेटर का क्या काम रहता है, ये जो क्लॉड्स रहते हैं उनको ब्रेक करते हैं, और जो पहले तो प्राइमरी टिलेज हो चुका है तो ऑलरेडी सॉइल परवराइज्ड है, बट ये और फाइन टिल्थ कंडीशन लाते हैं, एकदम प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन के लिए इनको यूज किया जाता है, और ये वीड्स को डिस्ट्रॉय भी करते हैं साथ ही साथ। डिस्ट्रॉय वीड्स, और ये सीड बेड के प्रिपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। इसके बाद हेरो, जो कि इम्पोर्टेंट सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स में आते हैं। ये शैलो टिलेज करने के लिए यूज किए जाते हैं, शैलो टिलेज करने के लिए या वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, और सीड बेड प्रिपरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर प्लैंकर या लेवलर्स जो होते हैं, प्लैंकर्स एंड लेवलर्स, पाटा जो चलाते हैं ना सॉइल में, कम टिलेज करने के बाद लास्ट में हम लेवलिंग करते हैं, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है, लेवलिंग ऑफ फील्ड। फिर आता है डिस्क हैरो, ये भी सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट आएगा। इसका जो डिस्क होता है वो 45 से 55 सेंटीमीटर का रहता है। इस तरीके से जूनियर होए होता है, एक जूनियर होए, ये सॉइल को लूज करता है, वीड्स को रिमूव करता है। ये एनिमल ड्रॉन होता है और इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने के लिए यूज में आता है वाइड स्पेस्ड क्रॉप में। और एक और टाइप का हैरो होता है जो कि होता है ब्लेड हैरो। इनके शेप्स में अंतर होता है, इस वजह से इनका नाम अलग अलग होता है, बाकी बेसिक काम इनका जो रहता है सेम होता है। मैं कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ, जैसे कि ये आपका है ट्रैक्टर ड्रॉन एमबी प्लाउ। ठीक है, ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर के डेप्थ तक के काम करता है मिट्टी को पलटने का। मेन ये सॉइल टर्निंग प्लाउ है, प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट में आएगा, सॉइल को टर्न करने का काम करता है।
इसके बाद ये डिस्क प्लाऊ है, इसके शेप की वजह से करता है, ये भी जुताई ही है, सॉइल को टर्न ही करता है, लेकिन इसका जो शेप है वो डिस्क के तरीके का है। इसका जो डायमीटर है डिस्क का वो 35 टू 50 सेंटीमीटर तक के रहता है। ये ऐसे एरिया में यूज किया जाता है जहाँ पे स्टोन फ्री सॉइल हो, जहाँ पे स्टोन्स वगैरह ना हो, और डीप प्लोइंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये है चिजल प्लाऊ, जिसका क्वेश्चन मैंने बताया कि चिजल प्लाऊ का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये हार्ड पैन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। चिजल प्लाऊ सब सॉइल में ही काम करता है, ठीक है, मतलब लगभग 30 से 40 या कुछ बुक्स में 60 टू 70 सेंटीमीटर तक के लिखा हुआ होता है कि ये हार्ड पैन को ब्रेक करता है। ये है रिज प्लाऊ, रिज और फरो बनाने के काम आता है, साथ ही साथ ये अर्थिंग करने के काम आता है। ये सारे थे प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स। ये स्टार वीडर, मैंने बताया स्टार वीडर जो है ड्राई लैंड कंडीशन में यूज किया जाता है लाइट सॉइल के लिए, और ग्राउंडनट वगैरह के क्रॉप में मेनली हम वीड कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें जो देख सकते हो आप, जो शेप है वो स्टार शेप है, इसलिए इसको स्टार वीडर बोला जाता है। ये पेग टाइप वीडर है, ये भी वीडिंग के लिए वीडिंग के लिए यूज किया जाता है, ग्राउंडनट के क्रॉप में ही यूज करते हैं इसको भी। ये डिस्क हैरो है। फिर ये आता है ब्लेड हैरो, इसमें हैरोइंग का ही काम करता है ये भी, लेकिन नीचे आप देख सकते हो ब्लेड शेप है। ये प्लैंकर है, जब हम पूरे टिलेज इम्प्लीमेंट्स का यूज कर लेते हैं, मतलब जब प्राइमरी टिलेज कर लेते हैं, जब सेकेंडरी टिलेज हो जाता है, मिट्टी को टर्न करके ओपन करके जब हम पल्वराइज कर देते हैं, फिर लास्ट में जमीन को समतल करने के लिए हम प्लैंकर्स का यूज करते हैं। तो ये प्लैंकर्स है, सेकेंडरी टिलेज में आता है ये। तो ये सारे इम्प्लीमेंट्स थे टिलेज से रिलेटेड, ठीक है। और भी कुछ कुछ इम्प्लीमेंट्स होते हैं जो सेकेंडरी में ही आते हैं, जैसे कि पोटैटो डिगर हो गया, जो पोटैटो को हार्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ग्राउंडनट डिगर होता है, जो ग्राउंडनट को यूज करने के लिए, ग्राउंडनट को हार्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मेज शेलर होता है, जो मेज के ग्रेन्स को सेपरेट करता है, अलग करता है मेज के ग्रेन्स को कॉब से, ठीक है। तो ये सब, और एक हैंड गिन आता है। पोटैटो डिगर, ये पोटैटो को हार्वेस्ट करने के काम आएगा। ग्राउंडनट डिगर, ग्राउंडनट को हार्वेस्ट करने के लिए काम आता है। मेज शेलर, मेज शेलर क्या करता है, कॉब से मेज के जो ग्रेन रहते हैं उनको अलग करता है। हैंड गिन, गिन मतलब गिनिंग टर्म किस में यूज होता है, कॉटन में। अगर हम वैसे डीप में पढ़ेंगे कॉटन का, जब क्रॉप पढ़ेंगे तो ये क्या करता है, लिंट को सेपरेट करता है सीड कॉटन से। और एक इम्पोर्टेंट है रोटावेटर, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। रोटावेटर जो है प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट और सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट दोनों में ही आता है, ठीक है। सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट क्यों, क्योंकि ये सॉइल को पल्वराइज भी करता है, और एक ही बार में ये सॉइल को पल्वराइज भी कर देता है और एक प्रॉपर सीड बेड भी प्रिपेयर कर देता है। मतलब प्राइमरी टिलेज का भी काम और सेकेंडरी टिलेज का भी काम ये एक ही साथ कर देता है, इसलिए इसको एक ही कैटेगरी, दोनों की कैटेगरी में रखा गया है रोटावेटर को। तो टिलेज का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। टिलेज से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इतने में किसी को कुछ डाउट है कहीं पर, या कहीं पर कुछ चीज है जो समझ में नहीं आई?